नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, जैसा कि हमारा 1-1.5 महीने से जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमने आपको राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया। अभी तक सारे ग्रह कवर कर चुके हैं इंक्लूडिंग राहु और केतु। उस दिन हमने आपको थोड़ा सा लव मैरिज पे भी बताया और उसी दिन मैंने कहा था कि अब मैं आपको कुंडली देखी कैसे जाती है ये सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, कुंडली के बारे में जान लेना, ग्रहों के बारे में जान लेना, राशियों के बारे में जान लेना, नक्षत्र के बारे में जान लेना, ये एक और बात होती है। अब इनको कुंडली पे अप्लाई कैसे करेंगे? आपके सामने कोई कुंडली आ जाती है तो आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे आप उसको देखेंगे कि ये जो जातक या ये जो लड़का या लड़की मेरे पास आई है इसकी कुंडली पावरफुल है या नहीं है। तो इसको जांचने के मैं कुछ मूलभूत आयाम आपको दे रहा हूं, मूलभूत तरीके बता रहा हूं। अब जैसे ये कुंडली लगी है, इस कुंडली को ही आप देख लीजिए। कोई भी कुंडली दुनिया में ऐसी ही होगी। कोई भी कुंडली आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप देखिए, अब तक आप लोग ये सब तो जान ही गए होंगे कि लग्न क्या होती है, त्रिकोण क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ये सब तो जान ही गए होंगे। कोई भी कुंडली आपके पास आती है तो सबसे पहले आप देखिए प्रथम भाव, जिसको लग्न कहते हैं, अंग्रेजी में एसेंडेंट कहते हैं। जब आप लग्न देखें तो सबसे पहले लग्न का मान देखें कि लग्न युवावस्था की है या नहीं, यानी नैसर्गिक रूप से उसको कितनी ताकत मिली हुई है। अब मान लीजिए 4 डिग्री की लग्न ही है तो आदमी बड़ा नेगेटिव सोच का होगा, बड़ा कमजोर होगा। कमजोर फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हर चीज में उदासीन। या 27, 28, 29 डिग्री की लग्न है तो भी ऑलमोस्ट यही स्थिति रहेगी। अगर 12 से 18, 20 के आसपास की लग्न है तो वो युवावस्था की लग्न होगी। वो आदमी हमेशा उत्साह से भरा हुआ होगा, हर चीज में रुचि लेने वाला होगा और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला होगा। अब दूसरा चरण जो आता है कि लग्न में कौन सी गिनती लिखी हुई है। गिनती का मतलब 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है। मान लीजिए 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 1 नंबर लिखा हुआ देखने के बाद आप ये तो जान ही गए कि ये लग्न मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल। अब जाहिर सी बात है कि कुछ मोटी मोटी चीजें तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी। जैसे मेष लग्न का आदमी या जातक ऊर्जावान होगा, बहुत जल्दबाज होगा, गुस्सैल होगा, किसी भी काम में उसका परिणाम उसको तुरंत चाहिए, गलत कभी नहीं करेगा, न्यायप्रिय होगा, आक्रामक होगा, गर्वीला होगा, जोशो खरोश से लबरेज होगा और एक नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर नैसर्गिक रूप से विद्यमान होगी। यानी वो किसी के पीछे चलना नहीं चाहेगा, कोशिश करेगा कि लोग मेरे पीछे चले, मैंने जो बात कही है उस बात में ही दम है और उसको माना जाए। यानी अपनी बात को बाय हुक और बाय क्रुक मनवाने की उसके अंदर एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होगी, कुदरती गुण भी उसके अंदर होगा। अब उसके बाद देखिए कि लग्न में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा। यानी लग्न तो मेष की हो गई, उसका स्वामी हो गया मंगल। अब अगर स्वयं मंगल लग्न में ही बैठा है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यानी यहां पर पंच महापुरुष योग में से एक योग लग गया, रुचक नामक पंच महापुरुष योग। मंगल या
और आगे भी आपको किसी दिन लंबा वीडियो बना के पंच महापुरुष योग के बारे में बताऊंगा। मंगल अगर स्व राशि में बैठ जाए या अपनी उच्च राशि में केंद्र में बैठ जाए तो पंच महापुरुष में से एक योग बनता है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, जो अपने आप में महा पावरफुल होता है, बलशाली होता है। तो यानी एक तो मेष की लग्न, ऊपर से लग्न का स्वामी स्वयं लग्न में ही विराजित है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। जो मैंने अभी मेष लग्न के गुण बताए हैं ये उसमें थोड़े थोड़े नहीं, प्रचुर मात्रा में कूट कूट के भरे होंगे। अब इससे इतर भी एक कंडीशन आती है कि लग्नेश लग्न में नहीं बैठा, यानी मंगल स्वयं लग्न में नहीं बैठा है, अब वहां पे बैठा है कोई उसका शत्रु ग्रह। मान लीजिए शनि बैठा है, मान लीजिए शुक्र बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है, मान लीजिए केतु बैठा है या क्षीण चंद्रमा बैठा है, तो फिर जितनी चीजें बताई हैं मैंने पहले, इनमें कमी आ जाएगी। यानी नेतृत्व की क्षमता तो आएगी लेकिन वो सकारात्मक रूप में नहीं आएगी, वो नेगेटिविटी में आ जाएगी। यानी एक होता है जैसे आर्मी का जवान, वो भी गोलियां चलाता है, तो उसको पराक्रम दिखाने के लिए मेडल्स मिलते हैं, वीरता पुरस्कार मिलते हैं। और एक सड़क का गुंडा भी गोली चलाता है तो उसको पुरस्कार तो दूर की बात है, उसको सजा मिलती है, उसका एनकाउंटर होता है। तो कई गुण ऐसे भी आ जाते हैं अगर पापी ग्रह लग्न में बैठ जाए। दूसरा चरण कुंडली का देखने का, उसके बाद का जो चरण है वो सबसे पहले आप भाग्य देखिए, यानी नवम भाव। अब अगर एक नंबर की राशि लग्न में लिखी हुई है और मंगल उसमें बैठा है तो 9 नंबर आ जाएगा नवम भाव में, यानी 9 नंबर के जो मालिक हो गए वो देव गुरु बृहस्पति हो गए। अब दूसरा आपको जो क्रॉस चेक करना है कुंडली में वो ये देखना है कि नवम का मालिक कहाँ गया। अगर वो 4 नंबर में बैठा है यानी अपनी उच्च राशि में तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो स्वयं नवम भाव में ही बैठा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो पंचम भाव में बैठा है तो भी बहुत अच्छी बात है, लग्न को बली कर रहा है, लग्न को मजबूत कर रहा है, यानी उस आदमी का भाग्य बहुत मजबूत है। आपको दो तरीके से पुष्टि हो गई कि कुंडली उस आदमी की बली है। तीसरी कंडीशन आपको देखना है कि पंचम का स्वामी कहां गया, यानी अगर मेष की लग्न है 1 नंबर की तो 5वें भाव में 5 नंबर लिखा होगा, यानी उसका मालिक हो गया सूर्य। अब सूर्य किन कंडीशंस में बैठा है, अगर वो 5वें भाव ही बैठा है तो भी लग्न मजबूत हो गई, यानी 5 नंबर की राशि में। अगर वो 1 नंबर में जाके बैठा है यानी लग्न में ही तो वो सूर्य स्वयं उच्च का हो गया, ये तो और अच्छी बात हो गई। सूर्य अगर उठ के नवम भाव आया तो भी बली हो गया। तो इस तरीके से आपने लग्न को देखा, नवम को देखा, पंचम को देखा, ये 3 कंडीशंस मेजर हो गई किसी भी कुंडली को जांचने की। अब आप देखना शुरू करिए कि पूरी कुंडली में कहीं कोई क्या प्रबल राजयोग बन रहा है। अब प्रबल राजयोग कैसे बनेगा, केंद्र और त्रिकोण का कोई आपस में सामंजस्य हो जाए, केंद्र में बलि पापक ग्रह आके बैठ जाए, दशम का मालिक नवम में, नवम का मालिक दशम में, यानी परिवर्तन योग हो जाए, राशि परिवर्तन। इस तरह के कुछ प्रबल राजयोग चेक कर लीजिए। अब जैसे केंद्र का मालिक पंचम में आ गया और पंचम का मालिक केंद्र में चला गया तो एक प्रबल राजयोग हो गया। केंद्र का जो मालिक है उसने कहीं से बैठ के पंचम के मालिक को देख लिया तो दृष्टिगत संबंध हो गया, ये भी एक प्रबल राजयोग हो गया। दशम का मालिक नवम में, नवम का मालिक दशम, ये भी एक प्रबल राजयोग हो गया। तो इस तरह राजयोग चेक कर लीजिए। इसके बाद क्या आता है कि जितनी भी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं
कौन कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन कौन सा ग्रह स्वराशिस्थ है, कौन कौन सा ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और कौन कौन सा ग्रह शत्रु राशिस्थ है, ये चेक कर लीजिए। अब मेजर बात आती है, लास्ट में मेजर बात आती है, वो क्या आती है कि कोई भी ग्रह सबसे पहले आप उसका अंश चेक कीजिए, वो योग कारक ग्रह हो या मारक ग्रह हो, उसका अंश चेक कीजिए कि अंश से बली है या नहीं। अगर योग कारक ग्रह है तो उसका अंश से बली होना जरूरी है। योग कारक ग्रह अगर 12 से 18, 20 के रेंज में है तो वो ग्रह आपको संपूर्ण फल देगा, और मारक ग्रह जितना कम डिग्री का होगा उतना आपको आपके लिए अच्छा है। मारक ग्रह अगर अस्त हो जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह अगर अस्त हो जाए और अच्छे भाव में बैठा है तो आप उसके उपाय कर लीजिए, आप कोई उसके संबंधित रत्न पहन लीजिए, अपने अस्त ग्रह को जागृत कर लीजिए। त्रिक भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठा हुआ दिख जाए, यानी 3, 6, 8 और 12, 3 को चलिए किनारे भी कर दें तो 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही आपको बैठा दिख जाए और उस कंडीशन में लग्नेश बली हो जाए, लग्नेश अपने भाव को देख ले, यानी लग्नेश कहीं से बैठ के अपने भाव को देख ले या अंश से बली हो जाए, तो ये जो विपरीत राजयोग की कंडीशन लगी है, यानी त्रिक भाव के मालिक का त्रिक भाव में बैठना विपरीत राजयोग कहलाता है। तब आपको विपरीत राजयोग के उस कुंडली में पूरे फायदे देखने को मिलेंगे। अब जब आपने इतना देख लिया तो बस भाई लग्न हो गई, भाग्य हो गई, पंचम हो गया, प्रबल राजयोग हो गए। अब आप देख लीजिए दृष्टियां कैसी जा रही हैं। एक बेसिक फंडा समझ लीजिए कि अगर योगकारी प्लैनेट को योगकारी प्लैनेट देख रहा है तो वो अच्छा फल देगा। योगकारी प्लैनेट को अगर कोई उसका अनफेवरेबल प्लैनेट देख रहा है तो वो उसको कमजोर कर देगा। उसके बाद जो एक चैप्टर बचता है प्रेडिक्शन करने के लिए, वो होता है महादशा। महादशा चेक कर लीजिए, बस लग्न मजबूत, पंचम मजबूत, नवम मजबूत, दृष्टियां अच्छी, कोई ग्रह नीच का ना हो, त्रिक भाव में ना हो, ये कुछ चीजें बेसिक हैं जो आप समझ लीजिए। पंच महापुरुष योग लग रहे हैं कि नहीं, प्रबल राजयोग लग रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन योग लग रहा कि नहीं, विपरीत राजयोग लग रहा कि नहीं, वगैरह वगैरह। जब ये सारी चीजें आपको देख के आप इसकी पुष्टि हो जाए तब आप कोई प्रेडिक्शन कीजिए। कल इसी पे और लंबी चर्चा होगी, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस कुंडली को देखिए, कौन सा भाव कौन सा होता है ये तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूं। तो आज के लिए दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और कल आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार और आशीर्वाद यूं बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।